morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी मेन वर्ब क्या होती है, इससे डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। सिंपल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, यस और नो टाइप है, WH वर्ड है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि एग्जाम रिलेटेड सेंटेंस कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। मतलब इस टेंस से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कैसे पूछे जाते हैं और हम उन्हें किस आधार पर कैसे, उसमें से क्या पहचान होती है कि हम उसे सोल्व कर सकें और कंफर्मेशन के साथ में कह सकेंगे इसमें ओनली एंड ओनली फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ही होगा। ये सब चीज़ें हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं, उनके बीच में शेयर भी करें। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। द एक्शन दैट हैज पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर। बात देखिए कि जिस कार्य की फ्यूचर में जारी रहने की संभावना हो, ध्यान दें, जिस कार्य की फ्यूचर में जारी रहने की संभावना हो। हम आज ही कंफर्मेशन के साथ में नहीं कह सकते कि फ्यूचर में काम जारी रहेगा। हम पॉसिबिलिटी जारी कर सकते हैं कि उस समय वो काम कर रहा होगा। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब मैं जैसे आप फ्यूचर में इमेजिन ऐसे कर सकते हैं कि कल मैं इस समय क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, है ना। फ्यूचर की प्लानिंग आपकी हो सकती है ना। कल इसमें मैं ननिहाल में खेल रहा होऊंगा। तो इस तरह की जो इमेजिनेशन जो है, जो फ्यूचर की जो कंटिन्यू की हैं, उन्हीं को हम एक्सप्रेस करेंगे। इज रिटर्न इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, उन्हें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा जाता है। थोड़ा ध्यान से और समझ लें। जो कार्य फ्यूचर में जारी रहने की संभावनाएं रखते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी बताया है। कल इसमें मैं जयपुर में एग्जाम दे रहा होऊंगा। इस समय प्रेजेंट का रिलेशन होगा, इस समय कल, एट दिस टाइम टुमारो, इस तरह का वर्ड जरूर आएगा। एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, आप ऐसा भी कह सकते हैं अगले वर्ष इसमें मैं MBBS कर रहा होऊंगा, है ना। तो इस समय, तो ये कोई कल आ जाए, वर्ष आ जाए, वीक आ जाए, इससे कोई ये फ्यूचर वर्ड है, इस समय वर्ड जरूर आएगा। तो ध्यान से ये रखना है कि जब फ्यूचर में काम जारी रखने की संभावनाएं होती हैं तब उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना पड़ता है। आगे और देखते हैं। अब इसमें एडवर्ब देखिए, एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड। ध्यान से देखिए, ये एट दिस टाइम जरूर आएगा। एट दिस टाइम में कह दूं टुमारो, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड को समझिए आप। जैसे टुमारो है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट संडे है, नेक्स्ट मंडे है ना। तो ये जो फ्यूचर को इंगित करने वाले जो वर्ड है उनको फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कहते हैं। तो इसके साथ में अटैच कैसे करेंगे? एट दिस टाइम टुमारो, at this time next year, at this time next Monday, at this time next Sunday, at this time next week, है ना। इस तरह से कोई भी वर्ड आएगा, लेकिन ये एट दिस टाइम वर्ड जरूर आएगा और ये सिर्फ इसी टेंस में आएगा। एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जब होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ही होगा। और इस टेंस में एक ही एडवर्ब है, इस टेंस में ये एक ही एडवर्ब है और दूसरी एडवर्ब भी नहीं है। ध्यान से इसी बात को भी ध्यान में रखें। आगे हम 2 नंबर पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल होगी। इसके पहले वाले में भी विल एंड शैल ही थी। तो ध्यान से देखें, जब पहले वाले विल और शैल थी, यहाँ भी विल और शैल है, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए, मेन वर्ब यहाँ बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। फोर्थ फॉर्म का मतलब मैंने आपको कई बार बता रखा है कि फोर्थ फॉर्म का मतलब ING होता है। ध्यान से देखिए, इसके पहले वाले में विल सेल हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। क्यों थी? ध्यान से पढ़िए। विल सेल कैन मे माइट वुड कुड शुड, जो भी मॉडल वर्ब होती है, 13 होती हैं, उन सब के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल सेल कैन मॉडल वर्ब जो भी हैं उनके साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लेकिन हमें क्या करना है? वर्क को कंटिन्यू करना है। वो कहाँ करना है? फ्यूचर में। तो ये 2 वर्ड तो बता देते हैं कि फ्यूचर में है, लेकिन मेन वर्ब बताएगी कंटिन्यू है या क्या है। ठीक है,
तो ये आईएनजी लगेगी तब कंटिन्यू बनेगा। अगर हम डायरेक्टली इसके बाद में आईएनजी फोर्थ फॉर्म लगा दें तो हमारा जो पहले वाला रूल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब यूनिकनेस नहीं रह पाएगी, रूल्स की क्लेश हो जाएगा, आपस में टकरा जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए क्या किया है कि कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हमने आईएनजी को यूज किया, वो करना पड़ेगा। इसको सेटिस्फाई करने के लिए विल और सेल कहता है कि हमारे बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, बी का यूज करना पड़ा। मैंने आपको कई बार बताया है बी एक अलग तरह की वर्ब है, हम कह सकते हैं पॉकेट वर्ब है। पॉकेट वर्ब का मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां हमें जरूरत पड़े, जहां रूल सेटिस्फाई नहीं हो, जहां कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा हो, वहां बी को सेट कर दें। बी की सेकंड फॉर्म बीन और थर्ड फॉर्म भी बीन होती है। इसके पहले हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस था प्रेजेंट का पास्ट में, वहां पे हमने बीन यूज की थी। क्या यूज की थी, बीन यूज की थी, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आनी होती है, जबकि उन टेंसेस के अंदर हमने फोर्थ फॉर्म यूज की थी, तो वहां भी सेट किया था। तो यहाँ बी का यूज इसलिए क्योंकि बी एक मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि विल और सेल के बाद में बी आना चाहिए, तो हमने बी का यूज किया, ये फर्स्ट फॉर्म बन गई, है ना, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कई बार टीचर्स ये पढ़ाते हुए मैंने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब विल बी और सेल बी होती है। बी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बी इज ए मैन वर्ब, बी इज ए मैन वर्ब होती है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा और गौर से देखें और समझें। बी इज मैन वर्ब, इस बात को समझे कि बी क्यों आया है। बी एक मैन वर्ब के रूप में आया है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि विल और सेल के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। और सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ये कहता है कि मैन वर्ब में आईएनजी आनी चाहिए। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन को सेट करने के लिए हमें बी का यूज करना पड़ा। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आगे और देखते हैं। यस, स्टेटमेंट सेंटेंस हम पढ़ेंगे, इसका पैटर्न देख लें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल एंड सेल, बी नोट इसके पहले आ जाएगा। इसके अलावा मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आई थिंक आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर तो लर्न हो गए होंगे, सभी का एक जैसा स्ट्रक्चर है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखो, आई शैल बी कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट एट दिस टाइम टुमारो। इसका हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेशन करता हूं, कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो का मतलब कल इस समय मैं मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा होऊंगा, कंप्लीटिंग आईएनजी आया है ना। ये हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस हम यूज हमारी डेली लाइफ में कम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये अलग लगता है हमें। सुनील विल बी टॉकिंग टू हिज ग्रैंडफादर एट होम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे। देख लीजिए, नेक्स्ट मंडे इस समय, अगले मंडे इस समय सुनील घर पर अपने दादाजी से बातचीत कर रहा होगा। इसमें अगले मंडे को सुनील घर पर अपने दादाजी से बातचीत कर रहा होगा। अगर नोट लगाना हो तो कहां लगेगा, यहां लगेगा, बी के पहले लगेगा, क्योंकि बी एक मेन वर्ब है, यहां लगेगा। आगे और देखते हैं। अमन विल नोट बी प्लेइंग, देखो नोट आ गया ना यहाँ पे, अमन विल नोट बी प्लेइंग चेस विद हिज फ्रेंड एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय अमन अपने फ्रेंड्स के साथ में चेस प्ले नहीं कर रहा होगा। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना। सरोज विल नॉट बी कमिंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। सरोज कल इस समय स्कूल नहीं आ रही होगी। आपको ये भी समझ में आया होगा। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बस आपको क्या करना है, विल बी प्लस आईएनजी का यूज करना है, बस इतने से ही आपका सेंटेंस प्रिपेयर हो जाता है। जो भी सेंटेंस आपके पहले वाले टेंस में आपने बनाए हैं उनको कन्वर्ट करें इस टेंस में, उनको कन्वर्ट करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, आपकी मैथमेटिक्स सही हो जाएगी। मतलब आपका सेंटेंस के रिगार्ड में जो कंफ्यूजन है वो आपका बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। आगे हम और पढ़ते हैं। नाउ प्रिपेयर 10 स्टेटमेंट सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस। हाँ, अब आप क्या करेंगे, आप अपने डेली लाइफ के, आपका फ्यूचर के रिगार्ड में क्या प्लान है, आप क्या कल क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ क्या करने वाले हैं,
ऐसे सेंटेंस, वो सेंटेंस लिखें जो आपके डेली लाइफ में आते हैं, जो आपका वास्तविक प्लान है। वो 10 सेंटेंसेस आप प्रिपेयर जरूर करें, वो 10 सेंटेंसेस आप प्रिपेयर करें, तब आपको ये और ज्यादा समझ में आ पाएगा। दिस इज फॉर यू फॉर एक्सरसाइज, आप इस पर एक्सरसाइज करें। आगे देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले ही कई बार बताया है। इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, यस और नो टाइप एंड WH एंड HOW वर्ड टाइप। यस और नो टाइप वो सेंटेंस कहलाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और उन क्वेश्चनों का आंसर या तो यस होता है या नो होता है, वही क्वेश्चन यस और नो टाइप के कहलाएंगे। अभी तक हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज कर रहे थे बी के पहले, बस थोड़ा सा चेंजमेंट क्या कर दिया, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब थी इस जगह सब्जेक्ट के बाद में उसको हमने यहाँ रख दिया, बस इतने से ही क्वेश्चन इंटरोगेटिव बन गया। तो हम क्या करेंगे इंटरोगेटिव में, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल प्लस सब्जेक्ट, नोट बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। आगे और देखते हैं। अब देख ले, वो जो हमने पहले सेंटेंस बनाए थे उन्हीं सेंटेंस को हमें आगे बनाना है। देखो क्या होगा, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट विद योर फ्रेंड्स एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल इस समय आप अपने फ्रेंड्स के साथ में क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये क्वेश्चन अगर विल को मैं यहां लाता हूं इस जगह तो क्या होगा, यू का आई बन जाएगा, मैं कल इसमें मेरे फ्रेंड के साथ में क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, और इस विल को मैं इधर ले आया तो क्या बन जाएगा, क्या मैं इसमें, क्या तुम इस समय अपने फ्रेंड्स के साथ में क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये क्वेश्चन बन गया। आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, जब आपको क्वेश्चन बनाने आने लग जाएंगे तब आपको आंसर बनाने भी लग जाएंगे। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आगे और देखते हैं। Shall I not be watching TV with my mother at this time tomorrow, at this time next Monday? अगले मंडे को क्या मैं इसमें मेरी मदर के साथ में टीवी नहीं देख रहा हूँगा। नोट देखिए कहाँ है, नोट हमेशा बी के पहले, क्योंकि बी एक मेन वर्ब है और नोट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। इस बात को गांठ बना करके रखें, अपने माइंड में सेट करके रखें। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे और देखते हैं। विल पवन बी परचेजिंग ए न्यू बाइक एट दिस टाइम टुमारो, क्या इस समय पवन नई बाइक खरीद रहा होगा, क्या इस समय कल पवन नई बाइक खरीद रहा होगा। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। विल राकेश बी स्विमिंग इन द पॉन्ड एट दिस टाइम टुमारो, क्या इसमें राकेश पॉन्ड में स्विमिंग कर रहा होगा। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। बस कोई बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं। विल को पहले लिख दीजिए, बी प्लस ING लगा दीजिए, सेंटेंस प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। अपने प्रैक्टिकल लाइफ के सेंटेंस यूज करें, तब आप ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाएंगे। बजाय आप कोई दूसरे कॉपी करें, उसकी बजाय आप प्रैक्टिकल लाइफ के सेंटेंस लिखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कल मैं इसमें ये काम कर रहा होऊंगा। यस, अब हम पढ़ेंगे WH और HOW वर्ड टाइप सेंटेंस। मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था इसके पहले वाला, वो फॉर्मेट यहाँ से शुरू हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब से लेकर के यहाँ तक तो था ही। अभी जो यस और नो का जो सेंटेंस पैटर्न पढ़ा था, देख लो, हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल, सब्जेक्ट नोट बी प्लस बी फोर्थ, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये फॉर्मेट है। अब इसी यस और नो टाइप के फॉर्मेट के पहले यदि आप WH या HOW वर्ड पुट कर देते हैं, ये बन जाता है WH और HOW वर्ड टाइप सेंटेंस। अभी आपको समझाता हूं। Who will be helping you there, आपको वहां कौन सहायता कर रहा होगा, है ना। अभी तक तो क्या था, ये यहाँ पे था, यहां से था, है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सेंटेंस हु से है। जब भी सेंटेंस हु से होता है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता है। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया, क्योंकि हु सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में हम पूछ ही रहे हैं तो सब्जेक्ट क्यों लगाएंगे। ये देखिए, व्हाट विल पवन बी डूइंग एट दिस टाइम एट होम एट दिस टाइम टुमारो, पवन कल इस समय घर पर क्या कर रहा होगा, उस काम का आपको नाम लिखना होगा, है ना। Whom will you be talking at this time tomorrow, आप कल इसमें किससे बातचीत कर रहे होंगे। Where will you be playing at this time tomorrow, आप इसमें कल कहाँ खेल रहे होंगे। What will you be playing at this time tomorrow, आप कल इसमें क्या खेल रहे होंगे।
इस तरह की और बहुत सारे आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम और पढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन बनाने हैं, मैंने आपको आंसर दिया है। ही विल बी प्लेइंग काइट्स, फ्लाइंग काइट्स ऑन हिज रूफ्स विद हिज क्लासमेट्स। वह अपने घर के छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। इस पे मैंने टाइम वर्ड नहीं दिया है, आप चाहो तो दे सकते हैं एट दिस टाइम टुमारो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। लेकिन अगर इस तरह के सेंटेंस में ब्लैंक आता है तो हम कर नहीं पाए, क्योंकि यहाँ टाइम वर्ड है ही नहीं। लेकिन जब ब्लैंक आएगा तो आपको टाइम वर्ड मिलेगा। आगे हम देखते हैं, ये एक आंसर है, आपको इससे क्वेश्चन बनाने हैं। एक आंसर और दिया मैंने, कपिल विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, है ना। कपिल कल इसमें भोजन पका रहा होगा। अब इसे क्वेश्चन बनाने हैं। देखो ऊपर वाले आंसर से 3-4 क्वेश्चन बनाने हैं। हु, पतंग कौन उड़ा रहा होगा, क्या उड़ा रहा होगा, विद हुम किसके साथ उड़ा रहा होगा, और कहाँ उड़ा रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चन बताएंगे। इस क्वेश्चन के इस आंसर से 2 क्वेश्चन बना सकते हैं हम, है ना। कौन उड़ा रहा होगा, क्या उड़ा रहा होगा, नहीं कौन कौन खाना पका रहा होगा और क्या पका रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस आप YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को हाथों हाथ चेक भी कर सकूं, आंसर्स को चेक भी कर सकूं। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें कुछ ज्यादा एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, मुश्किल से कभी कभार एक क्वेश्चन आता है। मैंने मेरी लाइफ में इसके इस सेंटेंस से, इस टेंस से एग्जाम में आया क्वेश्चन देखा ही नहीं है, बहुत कम आते हैं, ये यूजफुल कम होता है, ध्यान दें। सरोज डे सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज एट दिस टाइम टुमारो। तो एट दिस टाइम जब भी वर्ड आएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो क्या हो जाएगा, विल बी सिंगिंग। क्या हो जाएगा, विल बी सिंगिंग। राकेश डेज टीच इन योर स्कूल एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो विल बी टीचिंग। राकेश अगले वर्ष आपकी स्कूल में पढ़ा रहा होगा, अगले वर्ष इस समय आपकी स्कूल में पढ़ा रहा होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। वैसे एट दिस टाइम वर्ड आएगा, साथ में फ्यूचर टाइम में आएगा। अमन डेज स्टडी इन मेडिकल कॉलेज एट दिस टाइम टुमारो। अमन अगले साल इस समय मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहा होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, विल बी स्टडिंग। क्या बन जाएगा, विल बी स्टडिंग। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे और देखते हैं, राजा डेज वॉच मूवी इन सिनेमा हॉल एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे। तो अगले मंडे को इस समय वो सिनेमा हॉल में मूवी देख रहा होगा। तो विल बी वॉचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल बी वॉचिंग। ध्यान ये रखना है, ऐसा और कहीं नहीं आएगा, बस इतना सा फॉर्मूला सिर्फ यहीं आएगा। और ऐसा आता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अलावा दूसरा टेंस कभी नहीं होगा। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यदि चीज़ें समझ में आई है तो थम अप करके भेजें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। आगे और देखते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक की एसएसटी और इंग्लिश के सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर में सभी ग्रामर्स के टॉपिक्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल, है ना, क्लोज, कंडीशनल सेंटेंस। इसके अलावा इंग्लिश कंपोजिशन के अंदर जो है एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में भी आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस